ये देखो, ये है ऊपर नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। यहां पे इसको तीन भाग में अगर बांटो, ये है दक्कन का एरिया, ये है नॉर्थ वाला एरिया, ये है साउथ वाला एरिया। अब देखो, यहां पे महाराष्ट्र के पास यहां पे था देवगिरी, ठीक है। और यहीं पे ये पूरा कितना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पांच गो छोटा छोटा राज्य था, पांच छोटा छोटा राज्य था। क्या क्या, जैसे अहमदनगर और विरार, है ना, गोलकुंडा। तो पांच छोटे छोटे जो राज्य थे, यहाँ पे देवगिरी तो बीच में था सेंटर में। और पांचों का कैपिटल क्या था, कहाँ था, बहमनी वंश का कैपिटल ना, बहमनी वंश का कैपिटल, बहमनी वंश का, कॉपी में किताब में देखो, बहमनी वाला खोलो, गुलबर्ग। कहाँ था, गुलबर्ग, गुलबर्ग में कैपिटल था इसका। और ये यहाँ पे कृष्णा नदी अगर निकल रही है, कृष्णा नदी बह रही है, तो याद रखना, बस इतना ही याद रखना बच्चा, समझ में आ जाएगा सारा चीज। कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के उत्तर में, नॉर्थ में क्या है, बहमनी, बहमनी, बहमनी। और कृष्णा नदी के साउथ में है विजयनगर। एकदम दिमाग में बैठा लो। अब यहाँ पे तीन वंश शासन करता है, मुख्य रूप से तीन वंश शासन करता है ना। और ऐसे तो चार वो है, लास्ट किससे होता है, अरबिडू वंश से लास्ट होता है। और अरबिडू वंश से जब लास्ट होता है, तो अरबिडू वंश आते आते इस विजयनगर साम्राज्य पर मुस्लिमों का आक्रमण हो जाता है और मुस्लिमों का कब्जा हो जाता है। और पहले क्या था, पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य था कि मुस्लिम राज्य था, पूरा का पूरा शुद्ध हिंदू था। याद रखना दिमाग में, पूरा का पूरा शुद्ध हिंदू। और ये बहमनी पूरा का पूरा शुद्ध मुस्लिम। बस अंतर यही है। अब ये इधर क्यों चढ़ाई करते हैं, इसीलिए कि ये सत्ता का विस्तार करना चाहते हैं। कौन, ए। लेकिन विजयनगर साम्राज्य हिंदू शाही राज्य है और किसी को छेड़ता नहीं है। इसको ज्यादा मतलब नहीं है कि हम आगे जाकर विस्तार करें। लेकिन चूंकि ए जो है पुश करता है नीचे की तरफ, ए, तो ए भी चाहता है कि हम भी ऊपर फैले। तो जब ये आक्रमण करता है इस पे, तो ये भी आक्रमण करता है इस पे। और ये दोनों में देखना 200 साल तक लड़ाई चलता है, 200 ईयर, 200 साल तक लड़ाई चलता है दोनों के बीच में। लास्ट में चार गो साम्राज्य एक तरफ हो जाता है, विजयनगर अकेला पड़ जाता है और लड़ाई होता है। ये अकेला, ये चार गो अकेले, ये वो खाली विरार जो है साथ नहीं देता है, विरार, और अकेले हार जाता है, हार जाता है। उसके बाद अरबिडू वंश आता है, पूरा का पूरा मुस्लिमों का शासन। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी भी घुसता है इसमें। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी घुसता है, यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री अपना लगाता है और धीरे धीरे अधिपत्य होता जाता है। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। राजा महाराजाओं का शासन धीरे धीरे स्लो, धीरे धीरे खत्म। और किसका वर्चस्व, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और है यहाँ पे, जो कोई आया था 1498 में, पुर्तगाली आया था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो राजा था वो कौन था, जमोरिन, जमोरिन। ये हिंदू था कि मुस्लिम था, हिंदू था, ईसाई नहीं था। हाँ, क्रिश्चियन नहीं था। क्यों नहीं था, कि यहाँ पे छोटे 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 बहुत मंदिर, हर गली में मंदिर, जहां भी जाओ मंदिर। कौन लिखता है, ये लिखता है, ये पुर्तगाली लिखता है, वास्को डी गामा। कि उतरते के साथ सबसे पहले घूम, अभी राजा से मिलना नहीं हुआ है, कहता है कि कालीकट पे वास्को डी गामा का स्वागत कौन किया, माला लेके नहीं खड़ा था वहां पे। स्वागत मतलब वही नहीं कि माला लेके खड़ा है, जैसे लड़की खड़ा है, आएंगे, नगाड़ा बज रहा है ना, अब दुल्हन मिलन होगा, माला लेके दरवाजे पे खड़ी रहती है ना, तब जयमाला से पहले। तो वैसे जयमाला से पहले माला लेके नहीं खड़ा था, माला लेके बाद में पता चलता है जमोरिन को,
जैसे जहाज यहाँ पे आता है, एनसीईआरटी पढ़िए कि जैसे जहाज यहाँ पे आता है तो जहाज आने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं उसको लगता है कि बहुत विचित्र जहाज है, आज तक ऐसा जहाज देखा नहीं है, और बहुत अनोखा तरह का जहाज था। तो लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं उस जहाज को देखने के लिए। राजा तक न्यूज आता है, जब तक राजा तक न्यूज आता है, राजा कौन है, जमोरी, तब तक उतर चुका होता है अपने जहाज से, उतर करके यहाँ की गलियों में घूमता है और हर गली में देखता है अरे मंदिर है, और विचित्र तरह का मंदिर है, हमारे कंट्री में तो ऐसा नहीं होता है, और हर मंदिर के अंदर ईसा मसीह को ढूंढता है, लेकिन यहाँ ईसा मसीह है नहीं। कौन है, शिव जी हैं, शिव जी का लिंग बना हुआ है। कहता ही क्या, तो फिर जमुईन से बात होता है तो कहता है ये मुस्लिम बहुल एरिया नहीं है, ईसाई बहुल एरिया नहीं है, ये हिंदू बहुल एरिया है। आपस में ए ऐसा नहीं कि पुर्तगाली हिंदी नहीं जानते थे, पुर्तगाली थोड़ा बहुत हिंदी जानते थे, समझते भी थे, और इनके साथ लोग भी होते थे मदद करने के लिए। सही बोला आपने, है ना, बीच बीच में पूछ लिया करो। तो इनके साथ लोग भी, ट्रांसलेटर नहीं होते थे जैसे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, अब होते हैं प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, उस वक्त प्रोफेशनल नहीं होते थे ट्रांसलेटर, बट नॉट इज अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर। समझ गए, तो ये समझ गए। अब आगे देखो, अपना अपना नोट्स खोलो विजयनगर का। सबसे पहले लिखिए उसमें विजयनगर, दीजिए हिंदी वाला में, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, और उसमें नीचे लिखिएगा बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य हेडिंग दीजिए, लिखिए 14वीं सदी में दक्षिण भारत में, 14वीं सदी में दक्षिण भारत में दो बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। 14वीं सदी में दक्षिण भारत में दो बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। एक था विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। एक था विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। फुल स्टॉप। दक्कन क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन का भाग था। दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन का भाग था। फुल स्टॉप। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के आधुनिक कर्नाटक राज्य में, दक्षिण भारत के आधुनिक कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत के आधुनिक कर्नाटक राज्य में, आधुनिक कर्नाटक राज्य में, आधुनिक कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। फुल स्टॉप। इसका वास्तविक नाम कर्नाट साम्राज्य था। इसका वास्तविक नाम कर्नाट साम्राज्य था, जिसे पुर्तगालियों ने विषनाग साम्राज्य कहा, जिसे पुर्तगालियों ने विषनाग साम्राज्य कहा, जिसका वास्तविक नाम कर्नाट, कर्नाट से ही कर्नाटक बना बाद में, इसका वास्तविक नाम कर्नाट साम्राज्य था, जिसे पुर्तगालियों ने विषनाग साम्राज्य कहा था। विषनाग, 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 विषनाग साम्राज्य कहा था। फुल स्टॉप। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार, परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार
परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार, परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार इस साम्राज्य की स्थापना पांच भाइयों ब्रैकेट में हरिहर बुक्का कंपा प्रथम का अधमा पा कंपा प्रथम मारप्पा मार अधप्पा पुरप्पा मारप्पा तथा मदुप्पा मारप्पा तथा मदुप्पा ब्रैकेट क्लोज के परिवार के मुख्य रूप से दो सदस्य हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया। 1336 ईस्वी में किया। फुल स्टॉप। इस साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी अनागुंडी दुर्ग थी। इस साम्राज्य की पहली राजधानी या आरंभिक राजधानी अनागुंडी दुर्ग थी। अनागुंडी दुर्ग। यही नगर विजयनगर साम्राज्य का उत्पत्ति स्थान था। यही नगर विजयनगर साम्राज्य का उत्पत्ति स्थान था। फुल स्टॉप। दक्षिण भारत का यह महान साम्राज्य अपने स्थापना काल से लेकर लगभग 200 सालों तक दक्षिण की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा। दक्षिण की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा। फुल स्टॉप। दक्षिण की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा। फुल स्टॉप। अपने उत्कर्ष काल में यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। फुल स्टॉप। 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में इस साम्राज्य की भारी पराजय हुई। 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में इस साम्राज्य की भारी पराजय हुई और इसकी वैभवशाली राजधानी विजयनगर को लूटकर
विजयनगर को लूटकर भस्मीभूत कर दिया गया। भस्मीभूत, भस्मीभूत कर दिया गया। इसकी वैभवशाली राजधानी विजयनगर को लूटकर भस्मीभूत कर दिया गया, फुल स्टॉप। किंतु इस महान संकट के बाद भी, किंतु इस महान संकट के बाद भी यह साम्राज्य लगभग 70 वर्षों तक अस्तित्व में बना रहा। किंतु इस महान संकट के बाद भी यह साम्राज्य लगभग 70 वर्षों तक अस्तित्व में बना रहा, अस्तित्व में बना रहा, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। विजयनगर के शासकों को, विजयनगर के शासकों को उर्वर नदी घाटियां, उर्वर, उर्वर मतलब उर्वरकता वाला, उर्वर नदी घाटियां, विजयनगर के शासकों को उर्वर नदी घाटियां, विशेषकर रायचूर दोआब, रायचूर, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, विशेषकर रायचूर दोआब तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा, लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा, लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए, पर अधिकार करने के लिए अपने समकालीन राजाओं, संपदा पर अधिकार करने के लिए अपने समकालीन राजाओं, समकालीन राजाओं जैसे दक्कन के सुल्तानों, दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपतियों के साथ, उड़ीसा के गजपतियों, गजपतियों मतलब जो गज मतलब हाथी, गजपतियों के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा, गजपतियों के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा। अपने समकालीन राजाओं जैसे दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपतियों के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा, फुल स्टॉप। फिर भी इस साम्राज्य के प्रतिभाशाली शासकों के काल में, फिर भी इस साम्राज्य के प्रतिभाशाली शासकों के काल में, फिर भी इस साम्राज्य के प्रतिभाशाली शासकों के काल में, फिर भी इस साम्राज्य के प्रतिभाशाली शासकों के काल में राजनीति के साथ साथ शासन, राजनीति के साथ साथ शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति के साथ साथ शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म, धर्म, हाँ धर्म, धर्म के बाद कला स्थापत्य, कला स्थापत्य, कला स्थापत्य, कला स्थापत्य, कला स्थापत्य एवं साहित्य, एवं साहित्य के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई, एवं साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, अभूतपूर्व प्रगति हुई। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास निर्माण में, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास निर्माण में, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास निर्माण में मौखिक परंपराओं, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास निर्माण में मौखिक परंपराओं, मौखिक परंपराओं, तमाम अभिलेखों, तमाम अभिलेखों, तमाम अभिलेखों,
विजयनगर साम्राज्य के इतिहास निर्माण में मौखिक परंपराओं, तमाम अभिलेखों एवं साहित्यिक ग्रंथों के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य के इतिहास निर्माण में मौखिक परंपराओं, तमाम अभिलेखों एवं साहित्यिक ग्रंथों के साथ साथ समय समय पर इस साम्राज्य की यात्रा करने वाले विभिन्न विदेशी यात्रियों के समय समय पर इस साम्राज्य की यात्रा करने वाले विभिन्न विदेशी यात्रियों के विवरणों से सहायता मिलती है। साहित्यिक ग्रंथों के साथ साथ समय समय पर इस साम्राज्य की यात्रा करने वाले विभिन्न विदेशी यात्रियों के विवरणों से सहायता मिलती है। विभिन्न विदेशी यात्राओं के विवरण होता है ना जी, उसी से विवरणों हो गया, विवरणों से सहायता मिलती है, विवरणों से सहायता मिलती है। हेडिंग देना पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक 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 स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। 17वीं-18वीं शताब्दी तक विजयनगर पूरी तरह से विनष्ट हो गया था। 17वीं-18वीं शताब्दी तक, 17वीं मतलब 1 से 1, 17वीं-18वीं शताब्दी तक विजयनगर पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पूरी तरह से विनष्ट हो गया था। फिर भी यह साम्राज्य कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र की, दो नदियों के बीच का स्थान, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र की मौखिक परंपराओं में हम्पी साम्राज्य के नाम से जीवित रहा। हम्पी साम्राज्य के नाम से जीवित रहा। हम्पी साम्राज्य के नाम से जीवित रहा। फिर से बोल देते हैं, 17वीं-18वीं शताब्दी तक विजयनगर पूरी तरह विनष्ट हो गया था, फिर भी यह साम्राज्य कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र की मौखिक परंपराओं में हम्पी साम्राज्य के नाम से जीवित रहा। फुल स्टॉप। इस साम्राज्य के भग्नावशेष पहली बार, इस साम्राज्य के भग्नावशेष किसको बोलते हैं? जैसे खंडर, बिल्डिंग टूट जाने के बाद जो मलबा पड़ा रहता है उसको भग्नावशेष बोलते हैं, जिसको स्टडी के काम में लाया जाता है। इस साम्राज्य के भग्नावशेष ऐसे लिखा जाता है, भग्नावशेष। इस साम्राज्य के भग्नावशेष पहली बार 1800 ईस्वी में एक अभियंता का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इंजीनियर। 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्ववेत्ता किसको कहते हैं? जो पुरातत्व का अध्ययन करता है उसको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो इंजीनियर मतलब अभियंता तथा पुरातत्ववेत्ता कर्नल कॉलिन मैकेंजी, फिर से लिख लो,
इस साम्राज्य के भग्नावशेष पहली बार 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्ववेत्ता कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा आधुनिक कर्नाटक राज्य के हम्पी से प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी से प्रकाश में लाए गए थे। आधुनिक कर्नाटक राज्य के हम्पी, आधुनिक कर्नाटक राज्य के हम्पी, हम्पी से ही प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी से ही प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी से ही प्रकाश में लाए गए थे। यस, ये वाला बिल्डिंग क्या है, कौन बताएगा? ये वाला बिल्डिंग दरवाजा तो है, कौन सा दरवाजा है? बोलो। बीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है और यूपीएससी पीटी में पूछ चुका है इसके बारे में। अलाई दरवाजा याद रहेगा, यही है अलाई दरवाजा जिसको बीपीएससी को इससे मोहब्बत है। और यूपीएससी अभी तक 2 बार पूछा है पीटी में, यूपीएससी और बीपीएससी बार बार पूछता है इसको, याद रहेगा। देखो थोड़ा हिंट के लिए एक चीज और है, पीछे में कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार में बगल में अलाई दरवाजा है। जब इसमें घुसोगे तो अंदर जाओगे, अंदर एक मस्जिद है हुमायूं का, समझ गए ना, बाद में बनाया गया था। फिर यही अलाई दरवाजा जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है और यह एंट्री द्वार है। ठीक है, कहा जाता है इसी कुतुब मीनार के बारे में, ये कुतुब मीनार नहीं है, इसको इल्तुतमिश ने पूरा नहीं किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया। अभी आ रहा है न्यूज में ऐसा कुछ करके कि ये क्या था, पहले वेधशाला था। वेधशाला मतलब यहाँ पे हम लोग अध्ययन करते थे एस्ट्रोनॉमी का, है ना, और बैठ करके यहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो भी थे अध्ययन करते थे। और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, उसने क्या किया, इसमें अपना अड्डा बना लिया। जैसे मान के चलो रोड के किनारे बनाता है सराय, किसको रहने के लिए, रिक्शा पुलर है ना, तो रिक्शा पुलर के जगह स्थान में क्या हो जाता है, बाद में जाकर के भैंस बंधाते लगता है ना। तो जब उसका कमजोर पड़ता है पकड़, तो क्या होता है, वहां भैंस बंधाने लगता है, चाय वाला अपना कुछ न कुछ खोल देता है। तो उसी तरह से कहा जाता है कि वेधशाला था। जब भारत में मुस्लिम सत्ता का आक्रमण हुआ, मुस्लिम सत्ता स्थापित हुआ, तो जैसे जहां जो मिला बिल्डिंग उसको वहां उन्होंने यूज किया। अब इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि बाकी का 2 फ्लोर जो था, है ना, हो सकता है इल्तुतमिश ने पूरा करा, ये भी हो सकता है। पहले 3rd फ्लोर तक हो और 2 फ्लोर इल्तुतमिश ने पूरा करा हो। रिसर्च चल रहा है। अब इसमें ये भी सच्चाई नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं कहा जा रहा है, इसका भी कोई कहीं कहीं लिखित प्रमाण है जो लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट वो सच्चाई कितना है वो इतिहासकार बता पाएंगे अच्छी तरह से। विजयनगर साम्राज्य, इसमें देखो सबसे बढ़िया समझने का है, मोहम्मद बिन तुगलक इसी का सारा किया धराया है। शासनकाल में 1336 इसमें हरियर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। 1336 डेट को एकदम याद रखना। और हरिहर और बुक्का 2 भाई था और 2 सेनापति था। इन दोनों भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नामक स्थान, यहाँ स्थान कर लो, प्रिंटिंग थोड़ा हो गया है टाइप होने में, स्थान लिखो इसको, स्थान, अपना नोट्स निकालो वहां पर कर दो, स्थान पर किया गया था, जो वर्तमान समय में अभी एक कर्नाटक में है। हरिहर बुक्का ने अपने गुरु संत विद्यारण, देखो यही संत विद्यारण है, याद करो, जब मोहम्मद बिन तुगलक पकड़ के ले गया था हरिहर बुक्का को, कहां ले गया था, दिल्ली ले गया था। और दिल्ली ले जाकर के ये दोनों भाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाने पर विवश कर दिया और दोनों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। और वहां से लौटने के बाद ये दोनों भाई इस संत के शरण में जाते हैं, संत विद्यारण।
अंडरलाइन करो। संत विद्यारण्य के शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हमको वापस हिंदू बनाओ। क्या बनाओ? वापस हिंदू बनाओ। और यही संत वापस उसको हिंदू बनाते हैं। फिर प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर, याद रखना, उनका पिता का नाम था संगम और उसी संगम के नाम पर अपने इस साम्राज्य का नाम, पहला वंश का नाम संगम वंश रखा गया। और विजयनगर साम्राज्य में कहा जाए तो कुल 4 वंश हुए। इस 4 वंश को खाली याद रखना तुम। कौन कौन सा? संगम वंश, उसके बाद सलूब वंश, तुलुब वंश, अरबिडो वंश। ये चारों वंश को याद रखना। यही देखो विजयनगर साम्राज्य का कुछ कुछ दिख रहा है। हालांकि खंडहर में तब्दील हो गया है। उस वक्त तो कैमरा था नहीं कि कोई फोटो खींच लेता, और कैमरा भी था, सबसे पहले आया था तो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा आया था, रंगीन कैमरा नहीं आया था, है ना। तो जो अवशेष है थोड़ा मोड़ा दिखने को मिलता है। संगम वंश के संस्थापक पूछेगा कौन थे? याद रखना, हरिहर एंड बुक्का थे। संगम वंश का पहला शासक था हरिहर, हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम। और इसका कार्यकाल था 1336 से 1356 ईस्वी तक। इन्होंने सबसे पहले अपना राजधानी अनागोंडी को बनाया। और अनागोंडी कहाँ था? समुद्र के किनारे था। बार बार नुकसान हो जाता था, हाँ, बाढ़ आ जाता था, कभी समुद्र का पानी पहुंच जाता था तो नुकसान हो जाता था। तो अनागोंडी को हटा दिया। हाँ, अनागोंडी को हटा के कहाँ ले गया? विजयनगर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि समुद्र के किनारे था अनागोंडी और पानी से नुकसान होता था अनागोंडी को, तो वहां से हटा करके विजयनगर ले गया। हरिहर प्रथम के दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे। बीपीसी क्वेश्चन पूछा है पीटी में कि सायन नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? हरिहर प्रथम, जिन्होंने वेदा पर टीकी टिप्पणी किया। मतलब वेद से बहुत प्यार था हरिहर प्रथम को, याद रखना। जहां हरिहर प्रथम आए, याद रखना, वेदों का पुजारी, वेद से बहुत प्यार था। और अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में स्थान दिए थे विद्वान सायन को, जो वेदों पर टीका टिप्पणी करते थे। हरिहर प्रथम होयसल के शासक वीर बल्लान तृतीय को पराजित कर दिया था। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनता है? बुक्का प्रथम बनता है। और दक्षिण भारत में देखो एक परंपरा देखने को मिलेगा आपको। पहले उत्तर भारत में क्या होता है? बाप की मृत्यु के बाद बेटा बैठता है गद्दी पर, बाप की मृत्यु के बाद बेटा गद्दी पर बैठता है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या होता है? भाई की मृत्यु होने पर गद्दी, अगर भाई जीवित है तो भाई ये बैठेगा, चचा नहीं बैठेगा। दक्षिण भारत में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो भाई मर गया तो उसके बाद बुक्का प्रथम बनता है राजा। कब बना? 1356 से लेकर 1370 तक राज करता है। बुक्का प्रथम के शासन काल में रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार करने को लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किसके शासन काल में रायचूर दोआब क्षेत्र, दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का स्थान बहुत फर्टाइल होता है, बहुत फर्टाइल होता है। और जो फर्टाइल लैंड होता है उसको पाने के लिए कोई भी राज्य एकाधिकार जताता है। क्यों? वहां से उपज ज्यादा होगा, उपज ज्यादा होगा तो कृषि पैदावार ज्यादा होगा, फिर पैसा ज्यादा आएगा। तो जो रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए विजयनगर और कौन, बहमनी, दोनों कतई क्षेत्र मेरा है, कता मेरा है। और इसको कौन सल्टाया बाद में? फरियालिया, कृष्णदेव राय फरियालिया, है ना। और इसको विजयनगर में मिला लिया। बोलता अपना क्षेत्र में रहो, अपना औकात में रहो। विजयनगर जैसा राजा, कृष्णदेव राय जैसा राजा आता है। बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध शुरू हो गया। अंततः कृष्णा नदी को दोनों का सीमा रेखा मान लिया गया। बोला कि ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री के ऊपर तू और बाउंड्री के नीचे हम। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। क्योंकि वेदों से प्यार था इसको, इसलिए इसका नाम दिया गया वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश का अगला शासक बना हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। इसके बाद इसका शासक बना हरिहर द्वितीय। बुक्का के बाद एक बेटा था इसका, हरिहर द्वितीय। यहाँ पे लिख लो बेटा, हरिहर द्वितीय के नीचे लिख लो बेटा। हाँ, बुक्का प्रथम का बेटा हरिहर द्वितीय, नीचे लिख लो। और लिख लो वहीं पे एक लाइन, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने, यहीं पे लिख लो छोटा सा जगह, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। कौन? हरिहर द्वितीय।
हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, महाराजा धीराज। और दक्षिण, इसको सादा पेज पे थोड़ा सा 2 लाइन लिखने की जरूरत है, कहीं सादे में लिख लो ना, सादा पेज में। हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय दो, लिखो हरिहर द्वितीय देके डैश दो, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय देके डैश दो, लिखो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया एवं 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 संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया एवं संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो गोलकोंडा और बेलगाम, गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा और बेलगाम, 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 बेल होता है ना जी, बेल जो अभी मिलता है मार्केट में, उसी से बेल समझ गो, बेल। उसके बाद गाम, गाम लिखो, बेलगाम। गोलकुंडा और बेलगाम छीन लिया। किससे छीन लिया? गोलकुंडा और बेलगाम बहमनियों से छीन लिया। इन्होंने गोलकुंडा और बेलगाम बहमनियों से छीन लिया। किसने छीन लिया? हरिहर द्वितीय ने। याद रखना, पीटी में कहीं कहीं पूछ देगा तुमसे। उसके बाद देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के शासनकाल में पूरा रायचूर दोआब अधिकार करने को लेकर विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की फिर लड़ाई शुरू हो गया और 200 साल तक लड़ते रहा दोनों। किसको लेकर के? मेन मुद्दा यह काम है, दोआब, रायचूर दोआब मतलब यही बसंती है। और इसी बसंतों को लेकर के 200 साल तक लड़ाई चला। किसके बीच में? बहमनियों और विजयनगर साम्राज्य। इसको एकदम याद रखना, रायचूर दोआब यही बसंती है और इसी बसंती को पाने के लिए बहमनी और विजयनगर 200 साल तक लड़ते रहा। बाद में बसंती किसकी हुई? विजयनगर की हुई। कौन लाया ये बसंती को विजयनगर के पास? याद रहेगा, ये रायचूर दोआब को एकदम याद रखना, यही मेन मुद्दा है लड़ाई का। उसके बाद इस समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन थे, जिन्होंने देवराय प्रथम को पराजित करके अंततः दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। फिर देवराय प्रथम अपने सैनिकों को मुस्लिम सेना को भी नियुक्ति किया। अब है नीचे हिंदू साम्राज्य, लेकिन अपने सेना में, अपने सैनिक में, आर्मी में मुस्लिम सैनिक का भर्ती कर रहा है। काहे कर रहा है? बोलो कौन वाला? ये वाला। देवराय प्रथम के शासन काल में पुनः रायचूर दोआब पर अधिकार करने के लिए दोनों में लड़ाई हो गया। इस समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन थे, जिसने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। देवराय प्रथम कहां बैठा हुआ है? ऊपर के नीचे? नीचे। उसको पराजित कर दिया विजयनगर को, और उसके बीच में वैवाहिक संबंध, मतलब उसकी बेटी के साथ दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। अब देखो, अब जब हिंदू है एक मुस्लिम है, तब क्या किया नीचे? कौन? ए। अब मुस्लिमों के प्रति इसके दिल में प्यार आने लगा, उमड़ने लगा। क्यों? क्योंकि परिवार में वो हिंदू हो गया, वो मुसलमान हो गया। समझ गए? तो जब बीवी आएगी, मान के चलो कौन? मुस्लिम, तो बीवी जब मुस्लिम आएगी तो उसका हस्बैंड या उसका ससुर कम से कम चाहेगा ना जी कि चलो भाई थोड़ा सा नमाज पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, थोड़ा सैनिक में भी भर्ती कर लो मुस्लिम लोग का। और इतना नहीं, मस्जिद भी बनेगा। अभी देखो ना, दक्षिण भारत में अभी तक मस्जिद नहीं था, अब मस्जिद भी बनने के लिए अलाउ कर देगा कि ठीक है तुम मस्जिद भी बना सकते हो। ऐसा सा राजा आया। लेकिन कृष्णदेव राय आएगा जो लास्ट में, वो कहेगा अभी रुक जाओ, कुछ नहीं बनेगा, अब बना हुआ है तो उसको हटाओ। समझ गए? तो ये लोग देखो, सैनिकों में मुस्लिम सेना को नियुक्ति किया था। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत में कौन सा ऐसा सम्राट था, राजा था, है ना, जिसने मुस्लिमों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने मिलिट्री में मुस्लिमों को भी भर्ती करना शुरू किया। एकदम इसको याद रखना, इसको तो अंडरलाइन ही कर लो।
इनके दरबार में इटली का यात्री निकोली कोंटी आया। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि देवराय इटली का यात्री निकोली कोंटी किसके दरबार में भारत आया था? देवराय प्रथम। और क्या अध्ययन करने के लिए आया था? कि एक राजा भारत में ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखा रहा है, वैवाहिक संबंध भी मुस्लिम से स्थापित करने के बाद भी अपने सेना में मुस्लिमों को भर्ती कर रहा है। जरा चलते हैं और अध्ययन करते हैं उस राजा का। तो कौन यात्री आया था इटली से? अब यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है। निकोली कोंटी कहाँ का रहने वाला था? किसके दरबार में आया था? समझ गए ना? और देवराय प्रथम के दरबार में कौन इटली यात्री आया था? 3 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। हाँ, इनके दरबार में 1420, ये भी चौथा क्वेश्चन ये बनेगा। देवराय के दरबार में तेलुगु भाषा का एक विद्वान भी रहता था, उसका नाम था श्रीनाथ। गोल कर लो श्रीनाथ को। और एक तेलुगु भाषा के विद्वान थे, इन्होंने एक किताब लिखा हरि विशालम। हरि विशालम, हरि मतलब भगवान, विशालम मतलब भगवान का विशाल रूप। समझ गए ना? हरि विशालम कौन लिखा? श्रीनाथ। तो कहीं पे क्या देगा? पीटी में क्वेश्चन दे देगा कुछ नहीं, लिख देगा हरि विशालम किताब के लेखक हैं। अब तुम पहचानो, श्रीनाथ, देवनाथ, गौनाथ, मातानाथ, पितानाथ, है ना? तो श्रीनाथ। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद देवराय द्वितीय शासक बनता है। देवराय द्वितीय शासनकाल में संगम वंश चरमोत्कर्ष व्यवस्था में था। चरमोत्कर्ष का मतलब क्या होता है जी? एकदम पारामाउंट। पारामाउंट मतलब एकदम पूरा, एकदम प्रतापी, पूरा एकदम वर्चस्व में। देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण किया। अब क्वेश्चन पूछेगा पीटी में तुमसे, आइए सोचे बीपीएससी में, कि गजबेटकर की उपाधि किसने धारण किया? गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब होता है बच्चा हाथियों का शिकार करने वाला। तो किस राजा को बोला जाता था कि हाथियों का शिकार करने वाला? देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकार करने वाला बोला जाता था, और इन्होंने गजबेटकर की उपाधि धारण किया था। इन्हें इमाडी देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी सेना में मुस्लिम युवाओं का नियुक्ति बढ़ा दिया, और जहां पे बैठता था बगल में कुरान शरीफ रखता था। सोचो, बात धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। अभी तक सैनिक भट्ट, पहले वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ देवराय प्रथम के शासनकाल में, फिर उसके बाद देवराय द्वितीय आया, ये तो और कर दिया, बढ़ा दिया। क्या? कुरान भी साथ में रखने लगा। क्यों ऐसा किया? इसका कारण ये भी था कि बहमानी साम्राज्य पूरा मुस्लिम था, तो सोचता था कि हम भी उसको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि देखो हम भी इस्लाम धर्म का कद्र करते हैं। तो जो 200 से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम हो जाए। हो सकता है मुस्लिम मुस्लिम पे आक्रमण ना करे, हिंदू समाज का आक्रमण कर रहा है और हमको सता रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अपनी सेना में मुस्लिम सेना का भर्ती किया कि मुस्लिम मुस्लिम को तो कम से कम नहीं मारेगा, बख्श देगा। और कुरान रखता था ये दिखाने के लिए कि देखो हम भी कुरान का कद्र करते हैं जैसे तुम कद्र करते हो। किसमें? हाँ हाँ, अगर ऐसा पूछा जाए किसने अपनी सेना में, दक्षिण भारत के किस राजा ने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया, और दोनों नाम रहेगा तो एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। दोनों नाम रहेगा और दोनों से एक कोई रहेगा तो एक वो नाम वाला हो जाएगा। कौन अपने कुरान रखता था राज दरबार के बगल में अपने पास में? देवराय द्वितीय रखता था। और इतना ही नहीं, एक चीज और कर दिया, चौथा चीज, मस्जिद बनाने का भी अलाउ कर दिया कि ठीक है जहां जमीन मिले मस्जिद बना दो। तो किस राजा ने, दक्षिण भारतीय राजा ने मस्जिद बनाने के लिए भी अलाउ कर दिया, और जबकि है शुद्ध हिंदू राज्य है नीचे का, फिर भी मस्जिद बनाने का छूट दे देता है। देवराय द्वितीय ने अपने विजय अभियान श्रीलंका तक किया था। यानी कि नीचे देखो बच्चा, ये वाला एरिया ये भारत है, यहाँ पे खत्म होता है। श्रीलंका इधर है कि इधर है? इधर है, याद रखना, यहाँ पे श्रीलंका है। तो यहां तक विस्तार किया किसने? श्रीलंका तक।
इसलिए देवराय द्वितीय राजा रायवान राजेंद्र प्रथम के बाद श्रीलंका विजय अभियान करने वाला तीसरा शासक था। ये यूपीएससी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन खाली यूपीएससी पूछेगा। देवराय द्वितीय राजा राय प्रथम राजेंद्र प्रथम के बाद श्रीलंका विजय अभियान करने वाला तीसरा शासक था। कौन? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के राज दरबार में ईरान का प्रसिद्ध यात्री आया था, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक को अंडरलाइन मारो, भारत की यात्रा किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, अब्दुल रज्जाक भारत में किसके राज दरबार में आए थे? देवराय द्वितीय। कहां का रहने वाला था? ईरान। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न राज्य बताया और अपने जाके वहां बताया कि एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम क्या है? मतला ए शाहीन। तो मतला ए शाहीन को अंडरलाइन मारो कि जब ये ईरानी यात्री भारत में आते हैं, उसका नाम है अब्दुल रज्जाक और एक किताब लिखते हैं मतला ए शाहीन। और इस किताब में इन्होंने बताया कि विजयनगर को छोटा मोटा जगह नहीं है, बहुत संपन्न है, यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं और साम्राज्य छोटे छोटे लगभग 300 बंदरगाह में बटा हुआ है। देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद संगम वंश का अगला शासक बनता है मल्लिकार्जुन। इन्हें प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण किया और इन्हीं के काल में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, यानी संगम वंश का पतन शुरुआत हो जाता है। क्यों? इनको देखो प्रौढ़ देवराय बताया गया। प्रौढ़ देवराय मतलब ऐसा देवराय जो शिथिल देवराय है। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है? विरूपाक्ष। एक खाली याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय, जिनकी हत्या के बाद सालुब नरसिंह नामक व्यक्ति ने संगम वंश के नाम पर एक नया वंश बना दिया और उस वंश का नाम रख दिया सालुब वंश। सालुब वंश से ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी तुम दो चीज याद रखना सालुब वंश में बच्चा। इसका कार्यकाल याद रखना 1485 से लेके 1505 तक। दूसरा, इसका हत्या किसने किया? सालुब वंश का शासक कौन था? ये याद रखना, नरसिंह। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक हिमांद्री नरसिंह बना, ये याद रखना, जिसकी हत्या वीर सिंह नरसिंह के द्वारा किया गया और वीर नरसिंह ने सालुब वंश का स्थापना तुलुब वंश का स्थापना किया। इससे कुछ नहीं पूछेगा, बहुत पूछेगा तो सालुब वंश का कार्यकाल, इसका संस्थापक, ज्यादा कुछ नहीं। तुलुब वंश आता है, तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। एक क्वेश्चन पूछेगा आपका पीटी में कि तुलुब वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह, जिन्होंने 1505 में इस वंश का स्थापना किया। तो दो चीज, कब स्थापना किया, कौन स्थापना किया? 1509 में इनकी मृत्यु के बाद तुलुब वंश का अगला शासक कृष्णदेव राय बनता है। अब यहां से देखना, अभी तक कमजोर शासक है कौन कौन? यहां से ये सत्ता, यानी कि 1485 से लेकर 1570 तक लगभग डामाडोल है। और जैसे ही कृष्णदेव राय आते हैं, हाँ कृष्णदेव राय आते हैं 1509 में, 1509 से लेकर 1529 तक, यानी कितने साल शासन किए? 20 साल शासन किए कृष्णदेव राय। लेकिन जितने 20 साल शासन किए एकदम शेर की भांति किए, सिंह की भांति किए। और वीर नरसिंह के शासन काल में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि फ्रांसिस डी अल्मोडा किसके कार्यकाल में भारत आए थे? कृष्णदेव, जिन्होंने वीर नरसिंह के साथ घोड़ा की खरीद बिक्री के लिए समझौता किया। अल्मोडा के बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आता है। इनका भी विजयनगर साम्राज्य से अच्छा संबंध था। अब कृष्णराय का साम्राज्य शुरू हो जाता है। कृष्णदेव राय पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक था और शक्तिशाली शासक था। कहीं पे छोटा सा लिख लो शक्तिशाली, जरी साहब को लेटर लिख लो कहीं भी शक्तिशाली। इनके समय रायचूर दोआब, देखो फिर आ गई बसंती, रायचूर दोआब क्षेत्रफल अधिकार करने को लेकर जो बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष चलता आ रहा था, उसकी समाप्ति हो गई। कौन निपटा दिया इसको? बस बोलो कि अपना औकात में रहो, अपने क्षेत्र में रहो, बहमनी को बोला और आगे नहीं बढ़ना। और इस पे रायचूर दोआब पर किसका अधिकार हो गया? कृष्णदेव राय का हो गया। कृष्णदेव राय इस अवसर पर यवन राज स्थापना चर्च की उपाधि धारण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा पीटी में, कृष्णदेव राय
ये पहले ऐसे पूछे, कौन राजा यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करते हैं? किस उपलक्ष्य में? किस उपलक्ष्य में? रायचूर दोआब को हासिल करने के उपलक्ष्य में। कृष्णदेव राय एक विद्वान शासक थे। विद्वान को अंडरलाइन मारो, जहां विद्वान देखो समझ जाओ। विद्वान मतलब समझदार नहीं, विद्वान अलग होता है, समझदार अलग होता है, और ताकतवर अलग होता है। ठीक है, तो जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है, समझदारी भी है। ठीक है, और जिसके पास जो खाली विद्वान है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था, समझदारी नहीं था, है ना, ऐसा ऐसा गलती करके रख दिया कि मत कहो, इतिहास को उलट के पुलट के रख दिया। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत भाषा में जावंती कल्याणम नाम का पुस्तक रचना किया। ये सिर्फ यूपीएससी में पूछेगा, बीपीएससी वालों को नहीं पूछेगा कि किसने अमुक्त माल्याद और संस्कृत भाषा में जावंती कल्याणम नाम पुस्तक रचना किया। उसके बाद कृष्णदेव राय को आंध्र भोज या अभिनव भोज की उपाधि दी गई, इसके नाम से जाना जाता है। बीपीएससी पीटीयू पूछेगा किस शासक को आंध्र भोज को अंडरलाइन मारिए और अभिनव भोज को अंडरलाइन मारिए। किस राजा को अभिनव भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय। किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ एक व्यापारिक समझौता किया। कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस और बरबोसा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बीपीएससी दो तीन बार पूछ चुका है, डोमिगो पायस और बरबोसा के बारे में। किसके दरबार में डोमिगो पायस और बरबोसा था? कृष्णदेव राय के राज दरबार में तेलुगु भाषा का 8 प्रमुख विद्वान थे। जैसे कि शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान हुआ करते थे, इसके दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। इस अष्ट दिग्गज में सबसे प्रधान अलसी पिडन्ना थे। इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि तेलुगु भाषा का पितामह किसको कहा जाता है? अलसी पिडन्ना को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने तेलुगु भाषा में मनु चरित्र हरि कथा सागर नामक पुस्तक का रचना किया। अब देखो, नाम से लग रहा है जैसे हिंदी में मनु चरित्र हरि कथा सागर, जिसमें हरि का कथा लिखा गया हो, है ना, और इसको तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। अष्ट दिग्गज के दूसरे प्रमुख कवि थे तेनालीराम। याद करो, बचपन में सब तेनालीराम का कॉमिक्स पढ़ा होगा, और नहीं तो तेनालीराम का सीरियल देखता होगा। जैसे अकबर और बीरबल हुआ करते थे। अकबर जो क्वेश्चन पूछता था, बीरबल हाजिर जवाबों के जवाब देता था। जी हुजूर। एक बार अकबर पूछता है बीरबल से, जानते बीरबल? तो बोला जी हुजूर बोलिए ना। कहता है, कल रात हम सपना देखें। क्या सपना देखें हुजूर? कहता है कि हम मध के कुएं में गिरे हुए हैं और तुम कीचड़ में गिरे हुए हो। कहता जी? कहता हाँ। तो कहता है, हमने भी एक सपना देखा हुजूर। बीरबल कहता है, हमने भी एक सपना देखा, आप हमको चाट रहे हैं, हम आपको चाट रहे हैं। समझ गए ना? तो ऐसा हाजिर जवाबी बनना है, और तुमको अकबर नहीं बनना है। क्या बन के रहना है जीवन में? बीरबल बन के रहना है, और एकदम हाजिर जवाब, और एकदम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत कि सर आप हमको चाट रहे हैं, हम आपको चाट रहे हैं, है ना। एगो कचरा में, एगो मध्य में, शहद में। समझ गया ना? तो यहाँ भी तेनालीराम उसी टाइप का था। कृष्णदेव राय का क्या था? वो एक तरह से सलाहकर्ता भी था, और उसके अष्ट दिग्गज में थे। उन्होंने पांडुरंग महामात्र नामक पुस्तक का रचना किया। कृष्णदेव राय के काल में भटकल एक जगह का नाम है, कर्नाटक में पुर्तगाली व्यापारिक कोठी का स्थापना किया गया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में उत्तर भारत में बाबर के द्वारा, अब देखो बाबर इसी कृष्णदेव राय के बारे में अपने बाबरनामा में लिखता है। अब कहेगा किताब की बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। और बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा। एकदम याद रखना बच्चा। कैसे? कल ही बताए थे कि अभी तक हम लोग को जवान पे क्या है? पिता का नाम चढ़ा हुआ है ना। और बाबर का पिता कौन था? तुर्की। और बाबर की माँ थी मंगोलियन, और दोनों से पैदा हुआ था बाबर। क्योंकि पिता तुर्की था, तो वर्चस्व किसका है? पिता का। तो दिमाग में हमेशा तुर्की है, तुर्की तुर्की तुर्की। तो बाबरनामा लिखता है तो तुर्की भाषा में लिखता है। लेकिन मुगल साम्राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है?
फारसी। याद रखना, पीटी में भी पूछता है कि मुगल साम्राज्य का कार्यालयी भाषा क्या था? फारसी। तो एक तुर्की में लिखता है बाबरनामा, है तो बहुत अच्छा चीज, लेकिन उसको फारसी में लिखेगा तब ना सब पढ़ेगा जी। तो उसको फारसी में अनुवाद किया। कौन किया? कौन किया फारसी में अनुवाद? अब्दुल रहीम खाने खाना। और उसको फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम दे दिया, एक और नाम दे दिया, बाबरनामा से हटा के नया नाम दे दिया उसका, तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी। अब दोनों बाबर का आत्मकथा है। कंफ्यूज करोगे तुम कि सर बाबरनामा बाबर का आत्मकथा है, तुजुके बाबरी बाबर का आत्मकथा है, तो सर दोनों बाबरे लिखा था। बाबरनामा को बाबर ने लिखा था, जो कि तुर्की भाषा में था। उसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और उसको फारसी में अनुवाद किया। याद रहेगा? चलो उसके बाद बाबर बाबर का इसका कृष्णदेव राय की चर्चा अपने बाबरनामा में किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा बाबरनामा में, है ना, किस एक दक्षिण भारतीय सम्राट का चर्चा है, राजा का चर्चा है, जिसने बाबर ने अपने बाबरनामा में किया है? कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी में भी कृष्णदेव राय की चर्चा किया है। कृष्णदेव राय ने एक नया शहर नांगलपुर की स्थापना करवाया। उन्होंने हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा है अभी 2 साल पहले कि विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आईएएस में पूछा गया है विठल स्वामी के बारे में। किसने? तो हजारा मंदिर भी पूछ सकता है यूपीएससी में, या बीपीएससी में भी पूछ सकता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। किसके शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा, एकदम याद रखना है। बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन कि किसके शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर हम क्वेश्चन पूछे किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का, मतलब मुगल एम्पायर में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, जो जानते हो, कोई बात नहीं जानते चुपके से कहीं नोट कर लेना। देखो क्लास का मतलब ये नहीं कि हर चीज लिखाया जाए। क्लास का मतलब दिमाग जिंदा होकर बैठा रहे, बस ये दिमाग जिंदा होकर बैठा रहे। हाँ सर बोले, तुम लोग बोले सर, हाँ सर, है ना, तो इसका मतलब रात में नींद नहीं पूरा हो रहा है ना। तो सोना नहीं है, क्लास में जितना देर बैठना है जिंदा होकर बैठना है। नींद आता है तो घर से को बोतल लेके आना है पानी का, और उस पानी में ग्लूकोज डाल लीजिए। क्यों बोलते हैं ग्लूकोज डाल लीजिए? क्यों? एक गलती और करते हैं आप लोग, एग्जाम देने जाते हैं ना तो पानी की 3 बोतल नहीं रखते हैं। आईएएस के जाओ चाहे बीपीएससी के जाओ, और पीटी घर तो ज्यादा नहीं, मेंस के बाद ज्यादा जरूरत पड़ता है। इतना वो बोतल रखो और उसमें ग्लूकोज डाल लो। जैसे क्या करते हो आप, बनाते क्वेश्चन, जहां अटक रहे हो, समझ में फंस रहे हैं क्या, थोड़ा सा खोलो बोतल, एक घुट पी लो, डायरेक्ट दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है, O2, और क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। इससे एकदम शरीर एकदम द्रुत गति से काम करता है। लगता है कि हाँ सर बताए थे कि तुजुके बाबरी फारसी में है, खट से याद आ जाएगा। समझ गया ना, सर बताए थे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता है। हाँ याद आ गया। अब तुम लोग खाली क्या करते हो, कलम ले जाते हो, पेंसिल ले जाते हो, एडमिट कार्ड ले जाते हो, पनिये नहीं ले जाते हो। और वहां जो पानी पिलाएगा तो 3 बार आवाज दोगे तो एक बार पानी का जग लेके आएगा। तो सोचो कितना समय तुम्हारा वेस्ट होगा, और वो भी कैसा पानी पिलाएगा, है ना। हो सकता है जैसा तैसा हाथ से छू छा के पानी पिलाए, तुमको पसंद नहीं आए, गिलास में ऐसे देखते रह जाओगे। ऐसा तो हम घर में नहीं पानी पीते हैं, हम तो घर में चांदी के गिलास में पानी पीते हैं। है कि नहीं? तो अपना पानी ले जाओ बोतल, उसमें ग्लूकोज जरूर डाल लो, मैं बता रहा हूँ, वो थकने नहीं देगा तुमको पूरे एग्जाम तक। हाँ जी, ठंडा नहीं रहे तो क्या दिक्कत है? ठंडा नहीं रहेगा तो याद रखो तुम्हारा एग्जामिनेशन गर्मी में पकड़ाएगा, गर्मी में ही पकड़ाएगा तुम्हारा एग्जामिनेशन। मेंस नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? ठंडा में किस्मत, लक। लेकिन मैं बताऊं, 3 बार से बीपीएससी का मेंस बेचारा मई महीना में तपती दोपहरिया में हो रहा, 3 बार तो अच्छा है, लक कहो। किसी का लक ठंडा में, अगर ठंडा में भी है ठीक है,
दिमाग को ठंडा करने से मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन देखेगा ना, अब 2 क्वेश्चन में लगेगा, 3 क्वेश्चन, बाप रे बाप, तुरंत देखिएगा यहाँ पे लगेगा कि मई का जेठ का दोपहरिया आ जाएगा यहीं पे। और उसको क्या चाहिए? एक घुट पानी चाहिए, वो भी ग्लूकोज वाला। फिर देखिए कैसे ही काम करता है। दिमाग 8 पेपर, कैसा 12 पेपर में लिख दिए सर। कैसे? जब दिमाग जिंदा होता है ना जी, तो सब कुछ लिखाना शुरू होता है। और दिमाग जब मरल रहेगा ना, तो जाना हुआ क्वेश्चन 1857 पे नहीं लिखा पाता है। कब? जब थके रहिएगा, एग्जॉस्ट रहिएगा, गर्मी रहेगा, पंखा, हमारे ऊपर पंखा नहीं है, वहां पे पंखा है, क्योंकि हर कैंडिडेट के ऊपर तो पंखा नहीं चलेगा, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में। अब किसी किसी के नीचे पंखा है तो कई लोग, बाप रे बाप, कौन भगवान की पूजा किया है जो पंखा के नीचे मिल गया है उसका, है ना। तो वहां पे आपके हाथ में जो है वही नहीं यूज कीजिएगा। आपके हाथ में है कि पानी, स्वच्छ पानी, ग्लूकोज डाल के रखिए और फिर पीजिए। देखिए कैसा टक 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 टक, ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत काम करता है। लोग कहता है जानते हैं सर, 16 का हम जानते थे कि बी है आंसर, और वो माय मेरे घड़ी सी रंग आ गया सर, पानी पियो ग्लूकोज वाला। सब देखो कैसे द्रुत गति से काम करेगा। जो नहीं आ रहा है, हो सकता है वो भी सही हो जाए, है कि नहीं। तो छोटी छोटी चीज है, इसको याद रखिए। तो किसके शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? कृष्णदेव राय। किसके शासनकाल को, किस मुगल इंपायर के, मुगल साम्राज्य के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस मुगल काल के शासक को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? कितना अच्छा तो है जहांगीर। देखो तो खट लगा, खट 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 याद है सबको। 3 चीज याद रखना, तेलुगु भाषा का, स्थापत्य कला का शाहजहां, और चित्रकारी का जहांगीर। और तीनों क्वेश्चन बार बार पूछा है। उसके बाद कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अगला शासक अच्युतेव राय बनता है, और ये बहुत ही कमजोर शासक, कमजोर शासक। अब देखो कैसे तहस नहस होता है विजयनगर साम्राज्य का। अच्युत देव राय प्रशासन के क्षेत्र में एक नया पद महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करता है। महामंडलेश्वर, तो क्वेश्चन पूछेगा कौन शासक विजयनगर का महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करता है? यह सभी प्रांतियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नूनीज के बारे में पूछेगा कि कौन पुर्तगाली यात्री, किस राजा के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत पे आए थे? तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय बनता है। सदाशिव राय, और एक खाली नाम का राजा होता है, इसका सारा काम करता है बेचारा राम राय। लड़ता कौन है? राम राय, लेकिन नाम रहता है खाली सदाशिव राय का। सदाशिव राय के शासनकाल में प्रशासन की सभी शक्ति राम राय के हाथ में रहता है। इन्हीं के काल में 1565 में बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई तालीकोटा, तालीकुआ हो गया बच्चा, इसको क्या कर लो, क्या कर लो, तालीकोटा, आपको नहीं मिला? मिला है ना, तालीकोटा याद रखना। और ये तालीकोटा की लड़ाई बार बार पूछता है। तालीकोटा की लड़ाई हुआ, इस युद्ध को राशि तंगड़ी, तरंगनी हो गया, यहां तंगड़ी कर लो, तंगड़ी, तंगड़ी, राशि तंगड़ी और बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछता है पीटी में कि राशि तंगड़ी की लड़ाई किसके कार्यकाल में हुआ था? सदाशिव। और कहीं कहीं बनी हट्टी देगा, तो राशि तंगड़ी और तालीकोटा का क्या संबंध है? तालीकोटा लड़ाई था, उस जगह का नाम था राशि तंगड़ी, उस मैदान का नाम था राशि तंगड़ी। इस युद्ध में विजयनगर शासक को गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर के शासक आपस में संगठित होकर विजयनगर के शासक को पराजित कर दिया। यही चारों है, मैंने बोला था ना वहां कि 4 को एक साथ हो जाता है और विजयनगर अकेला, दोनों में लड़ाई होता है। कौन हार जाता है? विजयनगर। जीत जाता है बहमनी। अब कहेगा इसमें कौन, क्योंकि 5 को छोटा छोटा राज है ना, कहां? बहमनी वंश में। तो कौन सा ऐसा राज है जो साथ नहीं दिया था? बरार, दम याद रखिएगा। और गोविंदा का घर कहां है? गोविंदा का नाम तुम जानते हैं? गोविंदा फिल्म एक्टर है, पंजाब के थोड़े है जी। गोविंदा का बिरार, 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 बरार नहीं, ये वाला बरार नहीं, वो अलग महाराष्ट्र में जगह है बिरार, वहां का गोविंदा रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखना गोविंदा का बिरार से याद रखना बरार। कैसे?
कौन सा ऐसा साम्राज्य था, कौन सा ऐसा राज था जो साथ नहीं दिया था बहमनियों का? था बहमनी में पांचों, लेकिन एक को साथ नहीं दिया था, बरार। ये चार गो था, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर। और यही चारों मिलकर विजयनगर से लड़ता है और जीत जाता है। कौन राजा से लड़ता है? सदाशिव से लड़ता है। सदाशिव का मेन लीडर कौन है? राम राय। उसके बाद इन पांचों राज्यों में से बरार को छोड़कर से चारों राज्यों ने आपस में संगठित होकर विजयनगर शासक के सदाशिव को तालीकोटा के युद्ध में पराजित कर दिया। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को नेतृत्व राम राय के द्वारा किया जाता है और इस लड़ाई में राम राय को पराजित करके वहीं पे मार दिया जाता है। 1570 में सदाशिव राय की मृत्यु के बाद तिरुमल जो सदाशिव राय के सेनापति थे, इन्होंने तुलुप वंश के स्थान पर अरबिडु वंश का स्थापना करता है। और लिख लीजिए लास्ट में अरबिडु वंश के बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिखिए। सदाशिव हिंदू वंश का अंतिम राजा था। सदाशिव हिंदू वंश का अंतिम राजा था। सदाशिव हिंदू वंश का अंतिम राजा था। इन्होंने दक्षिण भारत के विजयनगर पर राज किया। दक्षिण भारत के विजयनगर पर राज किया। फुल स्टॉप। अरबिडु वंश के संस्थापक त्रिमूल राय थे। विजयनगर पर राज किया, राज करना, राजपाट। फुल स्टॉप। अरबिडु वंश के संस्थापक त्रिमूल राय थे। त्रिमूल, ये देखो त्रिमूल। अरबिडु वंश के संस्थापक त्रिमूल राय थे। अरबिडु वंश के संस्थापक त्रिमूल राय थे। फुल स्टॉप। मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेनाओं के द्वारा मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेनाओं के द्वारा 17वीं सदी तक मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेनाओं के द्वारा 17वीं सदी तक धीरे धीरे कमजोर होता गया। 17वीं सदी तक धीरे धीरे कमजोर होता गया। 17वीं सदी तक धीरे धीरे कमजोर होता गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजाओं पर वर्चस्व कायम होता गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थानीय राजाओं पर वर्चस्व कायम होता गया। फिर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया।